हेलो एवरीवन। हिस्ट्री का फर्स्ट टेस्ट हो चुका है, ये है अपना सेकंड टेस्ट और दोनों के दोनों टेस्ट एनिशिएंट हिस्ट्री के हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड टेस्ट। इसमें भी 20 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ऋग्वेद में अनाज किसके लिए, अनाज के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता था भाई? अनाज के लिए गोधूम या व्रीहि, तो ये तो वर्ड थे युद्ध के लिए। यव और धान्य ये हैं भाई अनाज के लिए। तिल और खल, ये खल और तिल क्या होता है? तिल तो तिलहन है ही। खल क्या होती है भाई? ये हमारे साइड तो ऐसा होता है, सरसों का जो बचा हुआ, सरसों का तेल निकलवाने के बाद जो बचता है ना एक्स्ट्रा पार्ट, वो होता है खल। प्रियंगु और शामाक ये नहीं पता भाई क्या है। तो भाई ऋग्वेद में अनाज, सब अनाज के लिए कौन से वर्ड थे भाई? यव और धान्य। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, ऋग्वेद में एक ही अनाज यव यानी जो का उल्लेख हुआ है, चावल का उल्लेख उसमें नहीं है भाई। गवेष्णु, गोसु, गव्य, गम्य आदि किसके शब्द, आदि शब्द किसके लिए यूज करते थे भाई? युद्ध के लिए यूज करते थे। और गायों को क्या समझा जाता था? मुद्रा की भांति समझा जाता था, इसलिए उनको क्या कहा जाता था? अष्टकर्णी। गाय को अवंध्या भी कहा जाता था। ठीक है। और पणी क्या होते थे भाई उस टाइम? पणी होते थे मवेशियों के चोर। घोड़े आर्यों को उनका पता ही था भाई, सही बात है। और ऋग्वेद काल में हल, भूमि जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विन कुमारों द्वारा दी गई थी। ठीक है। और नमक कपास का उल्लेख यहाँ से नहीं मिला है, बाघ गेंडे का भी उल्लेख नहीं मिला है, और दासों को खेती में लगाया जाता था, ये बात तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शिलालेखों के बारे में, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय शिलालेखों के बारे में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक शिलालेख संस्कृत में थे भाई, बहुत बार पढ़ा है। प्राकृत लैंग्वेज में थे, संस्कृत में नहीं थे। पश्चिमोत्तर के शिलालेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि को उस क्षेत्र पर शासन करने वाले हिंदू यूनानी राजाओं के सिक्कों की सहायता से पढ़ा गया, ये बात बिल्कुल सही है। पश्चिमोत्तर जो शिलालेख थे वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे और हिंदू यूनानी जो राजाओं के सिक्कों की सहायता से उन्हें पढ़ा गया था। अधिकांश शिलालेखों में भव्य अनन्य घटनाओं का उल्लेख है और सामान्य कृषि पद्धतियों का उल्लेख नहीं है, ये बात भाई सही है भाई। कृषि पद्धतियों का उल्लेख इतना नहीं है, तो वो इसमें आंसर जाना चाहिए। दो स्टेटमेंट सही हैं। देखो भाई, प्राचीन भारतीय शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए। भाई, प्रारंभिक शिलालेख संस्कृत में थे, ये बात गलत है क्योंकि प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। विशेष रूप से मौर्य काल के अशोक के शिलालेख प्राकृत में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा का उपयोग बाद के काल में हुआ था, और वो भी विशेषकर गुप्त काल के शिलालेखों में। पश्चिमोत्तर के शिलालेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि को हिंदू यूनानी राजाओं के सिक्कों की सहायता से पढ़ा गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत यानी गांधार क्षेत्र में हुआ था। इसे ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने हिंदू यूनानी राजाओं के द्विभाषी सिक्कों, जो कि ग्रीक और खरोष्ठी लिपि में होते थे, के अध्ययन से पढ़ने में सफलता प्राप्त करी थी। अधिकांश शिलालेखों में भव्य अनन्य घटनाओं का उल्लेख है और सामान्य कृषि पद्धतियों का उल्लेख उसमें नहीं है। अधिकांश शिलालेखों में राजाओं के आदेश, धार्मिक दान, युद्ध विजय, प्रशासनिक निर्णय और मंदिर निर्माण आदि के बारे में संबंधित है भाई। लेकिन मजाल की किसी ने कृषि का वर्णन किया हो, कृषि पद्धतियों का उल्लेख अपेक्षाकृत वहाँ पर कम मिलता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाओ। प्राचीन काल की प्रयुक्त इकाइयाँ और विषय वस्तु। भाई मुहूर्त, मुहूर्त क्या देखते हैं भाई? समय की माप देखते हैं। अंगुल, अंगुल क्या होता है भाई? लंबाई की माप होती है। रक्तिका क्या होती है भाई? नहीं पता। पद क्या होते हैं? काव्य का छंद। तो रक्तिका क्या होगी भाई? भार का माप। पढ़ते हैं इसके बारे में। प्राचीन भारत में प्रयुक्त इकाइयाँ हैं। मुहूर्त समय की माप होती हैं। मुहूर्त प्राचीन भारतीय समय मापन की इकाई है। एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। रक्तिका, रक्तिका क्या होता है भाई? भार की माप होती है। ये एक छोटी भार मापन इकाई थी जिसका उपयोग स्वर्ण आदि को मापने के लिए किया जाता था। अंगुल, अंगुल क्या होता था? लंबाई को मापने के लिए। अंगूठे की चौड़ाई एक प्राचीन लंबाई मापने की इकाई थी। पद या काव्य छंद, पद का उपयोग काव्य शास्त्र में छंद निर्माण के संदर्भ में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के अभियानों के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? अपने शासन के आरंभिक वर्षों में उन्होंने उड़ीसा के शासक के विरुद्ध कूच किया, ये बात तो बिल्कुल सही है। 1520 ईस्वी में उन्होंने इस्माइल आदिल खान से
रायचूर का किला जीत लिया, ये बात भी सही है। कृष्णदेवराय ने सुल्तान महमूद शाह को सत्ता में पुनः स्थापित किया और यवनी राज्य स्थापन आचार्य की पदवी धारण करी, ये बात भी सही है भाई। तीनों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, कृष्णदेवराय शासनकाल कब से कब तक? 1509 से 29 तक। कृष्णदेवराय विजयनगर का महान शासक था। वह विषम परिस्थितियों में शासक बना तथा राज्याभिषेक कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था। 1509 से 1510 में बीदर के सुल्तान महमूद शाह ने बीजापुर के आदिल शाह के साथ विजयनगर पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हुआ। इस युद्ध में यूसुफ आदिल शाह मारा गया। 1512 ईस्वी में बीजापुर को परास्त कर संपूर्ण रायचूर दोआब जीत लिया। रायचूर को विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। 1520 में इसने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को रायचूर में फिर परास्त किया। इस विजय में क्रिस्टियाडो डी फिग्रीडो के नेतृत्व में आई पुर्तगाली सैनिक टुकड़ी का भी योगदान रहा। विद्रोहियों का दमन कर 1513 में उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव से उदयगिरी, तेलंगाना, वारंगल, राजमुंद्री, कोंडमपल्ली व कोडाविदु जीतकर अपने राज्य क्षेत्रों में पुनः प्राप्त किया। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेवराय से किया। प्रताप रुद्रदेव पर विजय के उपलक्ष्य में कृष्णदेव ने विजय भवन सिंहासन मंच का निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय ने गुलबर्गा व बीदर पर आक्रमण कर बहमनी सुल्तान महमूद शाह को कारागार से मुक्त कराकर बीदर की राजशाही पर बैठाया। इस उपलब्धि की स्मृति में कृष्णदेवराय ने यवन राज स्थापनाचार्य का विरुद्ध धारण किया। फिर उसके बाद कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के संस्थापक सुल्तान कुली कुतुब शाह को पराजित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से गुप्त काल में कोटि वर्ष के अधिष्ठान अधिकरण का सदस्य नहीं था? सातवां, मेहतर और प्रथम कायस्थ या प्रथम कुलिक? तो भाई मेहतर नहीं था कोटि वर्ष के अधिष्ठान अधिकरण का सदस्य। पढ़ते हैं इसके बारे में। गुप्त काल में कोटि वर्ष के अधिष्ठान अधिकरण का सदस्य मेहतर नहीं था। अन्य सदस्य जैसे सार्थवा, जिसे मुख्य व्यापारी कहते थे, प्रथम कायस्थ प्रथम लेखाकार थे, प्रथम कुलिक शिल्पियों के प्रमुख थे, और गुप्त काल में नगर प्रशासन में नगर पालिका बोर्ड अधिष्ठान अधिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जिसमें विभिन्न व्यावसायिक और शिल्प समूहों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। मेहतर क्या होता था? ग्राम प्रधान। प्रथम कायस्थ जो होता था मुख्य प्रशासनिक लिपिक होता था। प्रथम कुलिक कौन होते थे? मुख्य शिल्पकार या व्यवसायी होते थे। सार्थवा कौन होते थे? व्यापारिक संघों का प्रमुख होता था, जो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट चलो ये हो गया भाई, देख लेना। नगर श्रेष्ठी प्रथम कायस्थ व्यापारी और श्रेणियों के प्रधान, सार्थवा व्यवसायियों का प्रधान होता था, ये देख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सुहागी घाट, लाखाजुआर, कथोटिया और जावरा निम्नलिखित में से कौन से सही है भाई? उपयुक्त सभी बौद्ध स्थल है? नहीं। उपयुक्त सभी शैल चित्रकला, रॉक आर्ट। भाई एक चीज़ देखना, जो PYQs होते हैं ना, उनमें जहाँ पे कोष्टक में चीज़ें दी हुई है ना, लगभग वो आंसर सही आता है। लगभग बोल रही हूँ भाई, मेरे को ट्रिक्स और टिप्स इतनी आती भी नहीं है। ठीक है, तो भाई रॉक आर्ट स्थल है ऐसा अपने हिसाब से। उपयुक्त सभी जनजातियों के नाम है? नहीं। और उपयुक्त सभी प्राचीन प्रस्तर खनि स्थल है? नहीं। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, सुहागी घाट शैल चित्रकला रॉक आर्ट है। सुहागी घाट मिर्ज़ापुर में पाए गए शैल चित्र हैं। लाखाजुआर जो हैं चित्रकला स्थल मध्य प्रदेश में मिले हैं। कथोटिया जो है रबियाबाद के पास, रबियाबाद के नाम से भी जाना जाता है, भोपाल के नवाबों की शिकारगाह रही है, और यहाँ 65 से अधिक शैलाश्रयों में 10,000 वर्ष से भी अधिक पुराने शैल चित्र पाए गए हैं। जावरा शैल चित्रकला स्थल है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित जावरा गांव में कोलार रोड के पास एक अनूठा शैल चित्रकला स्थल है। यहाँ आदि मानव द्वारा बनाई गई एक 14 फीट लंबी शैल चित्रकारी पाई गई है, जो पूरे भारत में इस तरह की एकमात्र है भाई। जावरा में ध्यान रखना, जावरा मध्य प्रदेश में है। कथोटिया कहाँ है भाई? भोपाल में है। और लाखाजुआर भी मध्य प्रदेश में है। सुहागी घाट
कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित महाजनपदों को दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, तो नीचे कौन सा मिलेगा भाई, असमक, फिर वो सबसे ऊपर कौन सा मिलेगा भाई, कंबोज, बीच में चेदी और फिर उसके बाद पांचाल, मिला लेना भाई इनको, देख लो, असमक, चेदी, पांचाल और कंबोज, और बाकी भी देख लो भाई, तक्षशिला कहाँ है, गांधार कहाँ है, इंद्रप्रस्थ कहाँ है, कुशीनगर, वृज्जी और मगध ये सब कहाँ है, अंग, चंपा, वंग ये सब कहाँ है, श्रावस्ती, कौशल, वत्स, अवंती, उज्जैनी कहाँ है, ये सब भी थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। श्वेत वस्त्र पहनते थे, बात बिल्कुल सही है। वे भिक्षु 4वीं शताब्दी बीसी में विंध्य के दक्षिण की ओर प्रवास किया, ये बात गलत लग रही है। 12 अंगों सहित धर्मसूत्रों को मान्यता दी, 12 अंगों सहित धर्मसूत्रों को मान्यता दी, बात बिल्कुल सही है। वे विश्वास करते थे कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, ये बात भी सही है। देखो इसमें आंसर बी है, यानी ये भिक्षु 4वीं शताब्दी में विंध्य के दक्षिण की ओर प्रवास किया, ये बात गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। जैन द्रव, जिन्हें जैनों क्या कहा जाता था, जिन या विजेता। महावीर स्वामी, निग्रंथ, बंध से मुक्त या आत्मा से विजेता। संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर थे। और पुराण शास्त्रों, भगवान नारायण, यजुर्वेद और तीन जैन तीर्थंकर, ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिस्तनेमी। महावीर जो था, इनके जन्म हुआ था वैशाली में, कुंडग्राम में। और गण संघ शासक के परिवार जंत्रिका वंश से थे ये। और मृत्यु इनकी 72 वर्ष में पावापुरी राजगृह में हुई थी, 468 ईसा पूर्व में। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान मिला था। प्रथम उपदेश इन्होंने पावा में दिया था। महावीर की मृत्यु 500 साल बाद, यानी 79 से 82 ईस्वी में, 50 साल बाद हुई थी भाई। 500 साल हो गए क्या इसमें, पता नहीं यार। मृत्यु के बाद मगध में भयानक अकाल पड़ा था। ओ भाई, महावीर जी की डेथ के बाद 500 साल के बाद मगध में भयंकर अकाल पड़ा, तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर को बोलते हैं भद्रभाव, जो दक्षिण भारत में चले गए। श्वेतांबर जो क्या थे, स्थूल भद्र, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और महिलाओं के लिए भी मोक्ष संभव ऐसा बोलते थे, और मगध साम्राज्य में रहते थे। ठीक है भाई। ये दिगंबर जो थे नग्न और मूल जैन थे। शूलभद्र पाटलिपुत्र महान परिषद जैन सिद्धांत संकलन 12 अंग इसमें थे। 6 शताब्दी से 512 ईस्वी पूर्व। वल्लभी गुजरात परिषद, देवर्षि समाश्रमण, 12 उपांग छोटे खंड जोड़े गए थे। निग्रंथ क्या होता था भाई, बंधनों से मुक्त होना। श्रावक या श्राविका अनुयायी होते थे। संथारा प्रथा क्या होती थी, धार्मिक मृत्यु। समाय का क्या होता था, ध्यान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय बनाए गए थे। ऑब्वियसली धोलावीरा में। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, हड़प्पा सभ्यता स्थल में कुछ नगरों में जल प्रबंधन प्रणाली अत्यधिक विकसित थी। बनावली एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है, यहाँ पर बड़े कुंड और जलाशय नहीं मिले हैं भाई। मोहनजोदड़ो, ये यहाँ पर एक ग्रेट बाथ मिले हैं और बड़े कुंड जलाशय नहीं मिले हैं। धोलावीरा गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर है। संगठित जल व संचयन प्रणाली के बड़े जलाशय और कुंड मिले हैं। राखीगढ़ी यह सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है भारत में, लेकिन यहाँ धोलावीरा जैसे संचयन प्रणाली नहीं है। तो वाटर जो हार्वेस्टिंग सिस्टम में कृत्रिम जलाशय संग्रहण जो है, ये किसमें मिला है भाई, धोलावीरा में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी जिसने उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बात बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर जाएगा 1 और 2। पढ़ते हैं इसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से लौकिक सभ्यता थी। हालांकि यहाँ धार्मिक प्रतीक और मूर्तियाँ पाई गई हैं, लेकिन कोई प्रमुख मंदिर या धार्मिक संरचना नहीं मिली है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। हड़प्पा स्थल से कपास के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। कपास उगाने वाली सबसे प्राचीन सभ्यता इसे कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो वहाँ विशाल
महल और मंदिर थे। भाई ये PYQ है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो भाई वहाँ पर ना तो विशाल मंदिर थे ना घोड़े थे, लेकिन देवी देवताओं की पूजा जरूर करते थे। पढ़ते हैं इसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, वृक्ष, जल इत्यादि प्रकृति की पूजा करते थे। अर्थात वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो से मिली 3 मुख वाले पुरुष की मूर्ति पशुपतिनाथ, मातृदेवी की पूजा, कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ध्यान रहे, हड़प्पा सभ्यता IVC से मंदिर, विशाल मंदिर संरचना नहीं मिली है। हड़प्पा वासियों को घोड़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के स्थल सुरकोतड़ा से घोड़े की अस्थियां जरूर मिली हैं, लेकिन व्यापक रूप से साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई वो घोड़े से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्षाण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। बात तो बिल्कुल सही है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था। ये बात बिल्कुल गलत है, लोहे का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग इस पशु को जानते थे। ये बात बिल्कुल सही है भाई। तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। ऋग्वेदिक आर्य कवच और शीर्षाण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दाक्षराज युद्ध का वर्णन है, जो रावी यानी पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था भरतवंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के मध्य। ऋग्वेद आर्य स्वर्ण, चांदी, अयस यानी तांबे और कांसे के लिए प्रयुक्त होता था, इससे परिचित थे। ऋग्वेद आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्यों को घोड़े का ज्ञान था, उन्होंने उसे पालतू बना लिया था। इसके साथ ही वे गाय, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी से भी परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, उनके द्वारा कवच और शीर्षाण के उपयोग का साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग कांसे यानी तांबा प्लस टिन से परिचित थे, वे सोने से भी परिचित थे, लेकिन लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी, सुअर पालते थे, लेकिन वे घोड़े से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तप और भोग की अति प्रहार का अति प्रहार परिहार, ये बात तो भाई इसमें विद्यमान था जैन धर्म में। वेद प्रमाणन के प्रति अनास्था, ये बात तो दोनों में थी। कर्म कांडों की फलबत्ता का निषेध, ये बात भी दोनों के अंदर थी। तो 1, 2 और 3 आंसर जाएगा इसका। देखो, बौद्ध धर्म में एक मध्यम मार्ग की वकालत की थी, जो तपस्या और भोग की चरम सीमाओं का परिहार है। दूसरी ओर जैन धर्म ने अत्यधिक तपस्या और तप की वकालत की थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने वेदों, पुरोहित वर्ग के अधिकारों के साथ भव्य अनुष्ठानों की धारणा को खारिज कर दिया था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास करते थे, जो कि पिछले शरीर की मृत्यु के बाद एक नए शरीर में आत्मा का पुनर्जन्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रारंभिक बौद्ध मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में नहीं दर्शाया है। निम्नलिखित में से किन प्रतीकों के माध्यम से प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाया? केवल रिक्त आसन और स्तूप नहीं, केवल चक्र और वृक्ष नहीं, केवल चक्र, वृक्ष और स्तूप नहीं, रिक्त आसन, चक्र, वृक्ष और स्तूप, इन चारों के फॉर्म में इन्हें दर्शाया गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रारंभिक बौद्ध मूर्तिकला में बुद्ध को मानव रूप में नहीं दर्शाया गया था, बल्कि प्रतीकों के माध्यम से उनकी उपस्थिति को दर्शाया गया था। उन प्रतीकों में प्रमुख रूप से शामिल थे रिक्त आसन, बुद्ध की उपस्थिति का संकेत करता था। चक्र, यह धर्म चक्र परिवर्तन, बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को दर्शाता था। वृक्ष, यह पीपल के वृक्ष को दर्शाता था, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्तूप, बुद्ध के महापरिनिर्वाण और उनकी स्मृति का प्रतीक था। ठीक है, तो इन चारों का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुशीनगर के ऐतिहासिक महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिद्धार्थ गौतम ने इसी स्थान से महाप्रस्थान किया था और वे तपस्वी श्रमण बन गए थे। सिद्धार्थ गौतम ने इस स्थान पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी और वे बुद्ध बन गए थे। बुद्ध ने इस जगह पर पहला उपदेश दिया था और इसे धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देह त्याग किया था,
जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता था। भाई तो कुशीनगर में उन्होंने देह त्याग किया था, इसलिए उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर के ऐतिहासिक महत्व के संबंध में डी स्टेटमेंट जो है सही है। बुद्ध ने यहाँ पर देह त्याग किया था, जिसे महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। कुशीनगर बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम देह त्याग किया था, महापरिनिर्वाण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में शास्त्रीय भाषा स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई ये करंट अफेयर्स में बार बार आ रहा है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ से करंट अफेयर्स स्टार्ट हो गया है। भाई पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली, असमिया को भी ये दर्जा प्राप्त है, अभी अभी जस्ट मिला है। भाई ये बात बिल्कुल सही है। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा दर्जा प्राप्त करने के लिए मानदंडों में से एक साहित्य परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय में उधार नहीं ली जानी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित भाषाओं के परीक्षण करने के लिए नवंबर 2004 में साहित्य अकादमी के तहत संस्कृत मंत्रालय द्वारा एक भाषा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। तो ये इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, सभी विकल्प सही हैं। पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, बायो E3 नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने हेतु फ्रेमवर्क तैयार करना है। बात बिल्कुल सही है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस नीति का क्रियान्वयन किया जाएगा। ये बात भी सही है। इसका उद्देश्य 2030 तक 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर जैव अर्थव्यवस्था हासिल करना। भाई 300 मिलियन नहीं है, वो 300 बिलियन है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। बायो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित विश्लेषण है। भाई तो भाई बायो नीति जैव निर्माण में उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य संवहनीय, अभिनव, जैव आधारित उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना है। बात बिल्कुल सही है। बायो E3 का नीति का क्रियान्वयन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है। ये बात भी सही है। DBT भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका लक्ष्य जो था वो 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर नहीं है, 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ओके, तो भारत को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनाने के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है। ये सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में इसमें विकास के 4 इंजन कृषि, MSME, निवेश और निर्यात संवर्धन है। ये बात तो बिल्कुल सही है। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये बात भी सही है। संशोधित MSME वर्गीकरण किया गया है, जिसमें निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रम से 2.5 गुना 5 और 2 गुना बढ़ाया गया है। ये बात भी सही है। निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय और MSME मंत्रालय, वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिवहन का 5वां साधन है। बात बिल्कुल सही है। इस प्रणाली में मैंगलेव यानी चुंबकीय उत्तोलन प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाएगा, जो उच्च गति मात्रा के लिए किफ़ायती समाधान प्रदान करने का दावा करती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसके अंदर। हाल ही में भारत ने एक अग्रणी 14 किलोमीटर हाइपर लूप परियोजना को मंजूरी दी है और इस परियोजना का नेतृत्व रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इंजन हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन जैसे क्रायोजेनिक ईंधनों का इस्तेमाल करता है। बात बिल्कुल सही है। यह एक ऐसा रॉकेट इंजन जो बेहद ठंडे तापमान पर संग्रहित तरल ईंधनों का उपयोग करता है। बात बिल्कुल सही है। उच्च ऊर्जा क्षमता और बेहतर दक्षता के कारण भारी उपग्रहों को पृथ्वी की ऊपरी कक्षा में ले जाने में ये उपयोगी होता है। ये पता नहीं यार। तो इसमें वैसे तीनों स्टेटमेंट ही सही हैं। LVM-3 मिशन, इसके ऊपरी चरण में स्वदेशी क्रायो इंजन CE-20 का उपयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये है अपना क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन भाई पढ़ लेना, क्या ही पढ़ेंगे, आप खुद देख लेना। अगला भी कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, इन कॉम्प्रिहेंशन को खुद से प्रैक्टिस करना, देख लेना।
क्वेश्चन हो गए अपने, बाकी सी सेट का यार अपने आप देखना। ओके बाय बाय, टेक केयर।